हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। गाइज, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, जो कि है भाषा संबंधी उपबंध, यानी कि प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, तो गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस किसी भी तरह की हेल्प। तो हालांकि मुझसे हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है गाइज, अब हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस की, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त उसका सिलेबस देखिए। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। आप पूरा एक बार देख लीजिए सिलेबस कि हमें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी फ़िलहाल है हम ये चैप्टर नंबर 16 पे। इसके अलावा भी देख लीजिए गाइज कि आगे कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। चलिए ये पेज खोल लेते हैं एक बार, जहाँ से हमें करना है चैप्टर नंबर 16। तो गैस, शुरू करने से पहले एक बात कि देखिए, पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, स्टेट पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस का। तो दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि अगर आप लोग पीसीएस प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्री की अगर आप बात कर रहे हैं, या फिर आप वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप लोग सोचते हो कि लूसेंट से काम चल जाएगा, तो नहीं। लूसेंट अपने आप में बहुत टफ सी बुक लगती है मुझे, अगर आप लोग नए हैं तो। अगर आप लोग नए हैं तो घटना चक्र पढ़िए, और घटना चक्र की वीडियोस अगर आप लोग को देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी। मुझे लगता है वनडे एग्जाम के लिए भी ये बेहतरीन बुक हो जाती है, और उसके बाद पीसीएस एग्जाम के लिए भी प्री की तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है घटना चक्र। तो आपको घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट जो है ना, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने दृष्टि आईएएस स्टार्ट कर रखी है क्विक बुक। अगर आप लोग को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं। देखिए क्या है इसमें का, भाषा क्या है। ओके, क्या है भैया, भाषा को वैचारिक, एक मिनट गाइस, हाँ, तो भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। आदान प्रदान, आप अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुने। भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें ध्वनियाँ, शब्द तो सीमित होते हैं, परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, एक समाज के विकास की पहचान भाषा उसके शब्दों के चयन से की जा सकती है, तब भाषा हमारे विकास, अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी क्या होती है, साधन होती है। तो वैसे ये थोड़ा सा बेहतरीन बात लिखी हुई है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या भाषा हमारे विकास, अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन होती है, जिसके बिना मनुष्य क्या है, सर्वथा अपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा की, क्या होती है ये। तो भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्राय नहीं मिलता था। ठीक है, तो हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता था। सबसे पहले क्या होता है, सन 1949 में भारत के महान नेता कौन, श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया। मतलब पहले नेशनल लैंग्वेज होती तो उन्होंने एक और लाए स्टेट लैंग्वेज। तो इसका उद्देश्य क्या क्या रहा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे। ठीक है, राष्ट्रभाषा पूरे देश के लिए, राजभाषा जहाँ पे है, तो इन दोनों में अंतर होना चाहिए। दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली जो है विभेदक रेखा को समझा जा सके। ठीक है, क्या है राष्ट्रभाषा, क्या है राजभाषा। देखिए, संविधान सभा की कार्रवाई के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या हो गया, राजभाषा हो गया। इसी प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया है। कौन सा शब्द पहली बार प्रयोग में यहाँ पे आया, राजभाषा। स्टेट लैंग्वेज को इन्हें राजभाषा बोला। बाद में क्या है, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर क्या हो गया, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि स्टेट लैंग्वेज का मतलब हो गया राजभाषा, और अभी इसको हमने क्या बोल दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का यूज किया, अधिक उपयुक्त समझा गया। क्या बोलना, हमने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज बोली, हो जाता सही। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या हो गया, राजभाषा हो गया। यानी इसने कहा स्टेट लैंग्वेज को राजभाषा समझा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला ऑफिशियल लैंग्वेज इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राजभाषा ही हो गया। ठीक है, अब इसमें सरकारी कार्य
या ले भाषा नहीं, ठीक है। अब इसने कहा इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है राजभाषा। राजभाषा शब्द का मतलब क्या है राजा या राज्य द्वारा प्राधिकृत भाषा। राजा यानी कि शासक या राज्य यानी कि सरकार के द्वारा प्राधिकृत भाषा हो गई राजभाषा, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, बिल्कुल सही बताया। तो दूसरे शब्दों में राजभाषा का तात्पर्य क्या हुआ, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, विधानमंडल, न्यायिक कार्यपालिकाओं के लिए स्वीकृत भाषा। मतलब जो भी हमारी राजभाषा रहेगी वो इन सब चीजों में चल जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है वो देखते हैं। तो उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। मतलब हमारे देश की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके अधीन क्या हिंदी को क्या बोला गया, इसलिए राजभाषा। अब देखिए राजभाषा का इसने कहा सरकारी कामकाज में हिंदी यूज कर लिए, प्रशासन में, संसद में, विधानमंडल में, न्यायिक कार्यकलापों में हिंदी हिंदी यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये हमारी राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो बहुत लोग नहीं जानते हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग 17 इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखिएगा। में क्या है 343 से 351 जो आर्टिकल है वो आपका राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या समझे, राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है, राजभाषा हमारी है, वो भी क्या है हिंदी है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। ये राजभाषा की बात भाग 17 में है, जो कि और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। तो इसमें क्या है राजभाषा से संबंधित उपबंधों को 4 अध्यायों में लिखा गया है। तो 4 अध्याय देखिए। इसने कहा आर्टिकल 70 किस लिए है आपका राजभाषा। पहला इसमें लिखा है संघ की कुछ भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं होंगी, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की कुछ भाषा होंगी और भाषा संबंधी विशेष निर्देश। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये भाग 17 राजभाषा में ये 4 अध्याय हैं, हम देखते हैं क्या है। तो संघ की भाषा की बात हुई तो आर्टिकल 343 देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। अब देखिए 343 में क्या है, इसने कहा संघ की राजभाषा, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 343 वन उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो हिंदी है और जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। यानी कि अंकों की अगर बात करें तो हम ऐसे करके 1 और ये 2 और ये 3 और कैसे लिखते थे 4, ऐसे ये नहीं यूज करेंगे। अंकों के लिए हम 1 2 3 4 ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। चलिए अब आगे देखिए। अब इसने लिखा है आर्टिकल 343 के अनुसार क्या है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्यों हेतु जो हिंदी भाषा का ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाएगा जैसे कि पूर्ववत होता था। मतलब ये हुआ कि भारत आजाद हो जाता है, ठीक है। जब भारतीय संविधान में क्या कहा कि अगले 15 साल के लिए हम क्या करेंगे ना, इंग्लिश का यूज करेंगे, ठीक है। यही लिखा है। किसी बात के होते हुए इसने कहा कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 साल की अवधि तक, मतलब जब भी आपका भारतीय संविधान बना 1950 में बन गया मान लेते, तो इनने कहा कि प्लस 15 साल तक हम ना जो भी शासकीय कार्य है इंग्लिश में करेंगे, जैसे कि अभी तक हो रहा था पहले, ठीक है। ये बात उनने बोली। चलिए आगे देखते हैं और क्या है संघ की भाषा। इसमें आर्टिकल 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति, ठीक है। इतना सोचने इतना पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। शर्तें नियम देख लेते हैं गाइस। इसमें का राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के सभी प्रशासनिक कार्यों हेतु इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंगों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त जो है देवनागरी रूप का प्रयोग जो है प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब इसने कहा इंग्लिश तो चल रही है, ठीक है। इंग्लिश के बाद हिंदी भी यूज में हो जाएगी प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान आदेश द्वारा, ऐसा बोल दे तो। और क्या है जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं हम देवनागरी में भी लिख सकते हैं। अब इसने कहा आर्टिकल 343 के अनुसार क्या है, संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा, देखिए 15 साल हो गए उसके बाद क्या हुआ, इसने कहा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का इसने कहा ऐसे कार्य हेतु उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि से भी निर्दिष्ट किए जाएं। अरे क्या लिखा है गाइस, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लिखा राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उस पर आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है।
हाँ, यूपीपीसीएस के हैं तो आप मैं बता दूंगी कहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, क्या है इसमें लिखा है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति, आर्टिकल 344। तो आर्टिकल 344(1) में क्या लिखा है, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा। चलिए, संविधान बना है, उसके बाद 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष की समाप्ति पर क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8 अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बने होंगे। मतलब उसमें कौन होगा, एक अध्यक्ष प्लस हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं उसके एक एक सदस्य मिलकर ये जो हमारा आयोग बना है उसमें होंगे, जिसकी नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करेगा। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और आदेश में आयोगों द्वारा पालन की जाने वाली जो है प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो कहानी ये है कि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है समझने वाला, ठीक है, या याद रखने वाला। अब इसमें आर्टिकल 344(2), हाँ ये पता है कि कहानी क्या चल रही है, ये पता होना चाहिए, ऐसा मरना नहीं है कि याद ही करना है। आयोग का कर्तव्य होगा कि जो आयोग बना है उसका कर्तव्य क्या है, संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग। मतलब जो देखिए अब यहाँ इसमें इसने क्या बोला, इस वाले पैराग्राफ में इसने बोला कि आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति, और आयोग में कौन कौन से सदस्य होंगे ये बता दिया कि किन किन की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति किस तरह से कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उसको बोलने वाले सदस्य होंगे। ठीक है, फिर कर्तव्य क्या है आयोग के, देखिए इसी का संघ के शासकीय कार्यों के लिए जो हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, मतलब हिंदी भाषा का यूज करिए आप शासकीय कार्यों के लिए। फिर से संघ के सभी और किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए जो है इंग्लिश भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो। ठीक है, इंग्लिश भाषा के प्रयोग पर निर्बंध। ठीक है, फिर से आर्टिकल 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं कार्यों के लिए क्या है प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर इसमें लिखा है संघ के किसी और अधिक विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंक या नंबर्स की बात हो रहा है। फिर है संघ की राजभाषा और संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच जो है पत्रादि की भाषा उसके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किया गया किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। ठीक है गाइस, मैं ये पढ़ दे रही हूँ, इससे आपको इतना पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। देखिए अब है एक है आर्टिकल 344(3), ठीक है, इसमें खंड 2 के तहत क्या सिफारिश करने में क्या है, आयोग भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और क्या है उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी के अलावा अन्य भाषाई क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावे और हितों के समन्वय ध्यान रखेगा। ठीक है, तो फिर एक और है आर्टिकल 344(4) में लिखा है एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनी होगी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। उनका चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत वाले तरीके से होगा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है वैसा। यानी इसमें कहा है एक समिति होगी 30 सदस्य की, 20 सदस्य लोकसभा, और एक ये इंपॉर्टेंट सी बात होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 344(5) में लिखा है कि समिति का कर्तव्य होगा कि वे खंड 1 के तहत गठित आयोग, जो भी ऊपर अभी आयोग गठित हुआ है उसकी सिफारिशों की क्या करे, परीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को अपनी राय देगी। मतलब ये समिति क्या करेगी, जो ये ऊपर आयोग हमने गठित किया है उसके आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको देखेगी। ठीक है, और उसके बाद अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको, मतलब अपना जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगी। अब इसमें लिखा है 344(6) में क्या है, राष्ट्रपति खंड 5 में उल्लेखित प्रतिवेदन, जो ये प्रतिवेदन है उस पर विचार करने के बाद क्या करेगा, संपूर्ण प्रतिवेदन या किसी भाग के अनुसार जो है निर्देश दे सकता है। मतलब यहाँ समिति भी यहाँ मतलब इसने कहा है यहाँ पे बन गई आपकी समिति और ऊपर बन गया था हमारा आयोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है 1955 में राष्ट्रपति द्वारा BG खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। आयोग ने क्या किया, 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मतलब एक आयोग बना BG खेर की अध्यक्षता में और उसने अपनी रिपोर्ट किसको दी, राष्ट्रपति को। तो 1955 के BG खेर की अध्यक्षता वाली समिति की समीक्षा जो है 1957 में पंडित गोविंद पंत की अध्यक्षता वाली समिति ने की। ठीक है, मतलब जो ये ऊपर वाली समिति बनी है इस समिति की जो समीक्षा थी, जो भी इसने समीक्षा मतलब समिति की जो समीक्षा है वो किसने करी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की एक समिति बनी थी उसने करी। ठीक है, हालांकि 1960 में दूसरे आयोग जिसकी क्या है कल्पना संविधान में की गई थी कि गठन नहीं किया गया। ठीक है, चलो ये सब याद रखने वाली बात है नहीं वैसे तो। फलस्वरूप संसद द्वारा 1963 में अधिनियम को पारित किया गया और संघ के सभी सरकारी कार्यों और संसद की कार्रवाई में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने
के साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया। मतलब इसने कहा कि भैया हम जब तक आज़ाद नहीं थे तो हम इंग्लिश का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। अब इसने कहा कि हम मान लेते हैं 1950 में हमारा संविधान बन गया, उसके 15 साल तक हमने कह दिया कि इंग्लिश का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि 1965 तक हम करेंगे। लेकिन अब यहाँ ये कहानी चली कि भैया आप इंग्लिश का प्रयोग जो चल रहा है वो चलते रहने दो 1965 के बाद भी, लेकिन उसके साथ हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये हो गया अब। तो इसने कहा आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है, आर्टिकल 210 में विधान मंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रादेशिक भाषाओं की बात करते हैं। चलो एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं प्रादेशिक भाषा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल 345 में उल्लिखित है कि आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347, ठीक है, के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का या हिंदी का चुनाव कर सकती है, किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, तो आप अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, यूपी में भोजपुरी भी बोली जाती है, भोजपुरी बोलते हैं क्या पूर्विया बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये भी बोली जाती है, या यूपी में और कोई भी भाषा अगर बोली जाती हो तो। अब क्या होगा, जो वहाँ की विधानमंडल है ना, विधानमंडल विधानसभा, जो भी विधानसभा विधानमंडल कह दीजिए क्योंकि वहाँ विधानसभा विधान परिषद हो रही, तो विधानमंडल बोलेगी, क्या बोलेगी कि यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज यूज हो रही है मतलब यूपी में, ठीक है, हम इनमें से भी कोई लैंग्वेज मतलब यूज कर सकते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है। यदि हमने इनमें से कोई नहीं चुनी है तो इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो आप करेंगे, ठीक है, इंग्लिश का प्रयोग, ठीक है, ठीक है, तो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे आप। यदि अगर आप चाहें तो, और हिंदी का चुनाव कर सकेंगे, हिंदी का चुनाव कर सकेंगे, और कोई भी भाषा जिसका प्रयोग आप करना चाहते हैं अगर विधानमंडल करेगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं, भोजपुरी में भी। तो इस उपबंध के तहत कई राज्यों द्वारा अपनी क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार किया गया, जैसे केरल द्वारा मलयालम हो गया, उड़ीसा द्वारा उड़िया। मतलब जैसे अपने क्षेत्रीय भाषा को अपना सकता है अगर विधानमंडल ऐसा कहते हैं, जैसे अगर यूपी कह रहे कि भोजपुरी में भी काम चल सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें लिखा है, जैसे अब इसमें जैसे इसने यही बोला कि केरल ने जैसे मलयालम के संग किया, ठीक है, केरल में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी मलयालम, तो वो यूज़ कर रहे हैं, और उड़ीसा में उड़िया यूज़ कर रहे हैं। फिर राज्य द्वारा भाषा का चुनाव क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, मतलब 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उससे अलग भी भाषा का आप यूज़ कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 345 में लिखा है राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है मतलब एक भाषा भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर इसमें लिखा आर्टिकल 346, एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य और संघ के बीच जो पत्रादि के लिए भाषा, यानी कि अगर आप लोग मतलब एक जैसे सपोज एक राज्य है और एक राज्य है, इसमें जो पत्राचार हो रहा है मतलब इधर से उधर कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो उसके लिए भाषा क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 347 में लिखा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध। सपोज कोई जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा बोल रहे, मतलब जैसे मान लीजिए यूपी में भोजपुरी है, या मान लीजिए बिहार में भोजपुरी बहुत ज़्यादा या मैथिली बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो उसके लिए भी कुछ उपबंध हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 346 के अनुसार के संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या संघ और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा राजभाषा होगी, क्या होगी, राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार कर दे कि उनके बीच पत्रादि की भाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए क्या है, उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि अगर संघ और राज्य के बीच या राज्य और राज्यों के बीच अगर पत्राचार हो रहा है, तो इसने कहा कि वो किस भाषा में होगा, राजभाषा में होगा, जो भी हमारी राजभाषा है हिंदी है मान लेते हैं। तो उसने कहा कि राजभाषा में होगा, ठीक है। उसने फिर ये भी कहा कि अगर इसी के लिए हिंदी भाषा होगी, ठीक है, तो उसने उनके अगर दो भाषाएं, देखिए का यू राजभाषा का यूज होगा, ठीक है। अब देखिएगा
तो राजभाषा, भाषा राजभाषा होगी एक। इसने कहा 2 या 2 से अधिक जो राज्य है ऐसा कह दें कि हम इस भाषा में काम चला लेंगे, हिंदी में काम चला लेंगे तो हम हिंदी में कर देंगे, ठीक है। अब इसने कहा आर्टिकल 347 के तहत किसी राज्य की जनसंख्या की किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, मतलब एक सपोज़ कि आपके पास बिहार है, बिहार में मैथिली बोलने वाले लोग जो है ना आपके मान लेते हैं हम 70% है, तो अब इससे संबंधित जो भाषा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस मैथिली से संबंधित, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग ये भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा यदि नियमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करना है, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कह दिया जाए कि भैया ये भाषा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, निर्देश दे सकता है उस भाषा के लिए। तो ऐसे प्रावधान का उद्देश्य देखिए, ऐसे प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, संबंधित राज्य के अल्पसंख्यकों की भाषाई हितों की सुरक्षा करना है। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने बात करी कि मैथिली, जैसे मैंने कहा कि ये भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली, तो गाइस नहीं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अल्पसंख्यकों की भाषा के लिए भी काम करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उनकी भाषाओं को बचाए रखने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है, उस भाषा के लिए कुछ कर सकता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की कोई भाषा है तो कि वे विलुप्त ही ना हो जाए पूरी तरह से। अब देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की आदि में क्या भाषाएं बोली जा रही हैं। देखिए संविधान में न्यायपालिका और विधायिका की भाषा के संबंध में क्या है, उपबंध है, कुछ देखते हैं। आर्टिकल 348(1) के तहत क्या है, जब तक संसद विधि द्वारा ऐसे उपबंध ना कर दे तब उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई किस भाषा में हो रही है, इंग्लिश भाषा में हो रही है। संघ और राज्य स्तर के सभी विधेयक या फिर अधिनियम या फिर अध्यादेश फिर या फिर आदेश, ये सभी इंग्लिश भाषा में ही आएंगे, ठीक है। संबंधित उपबंध देखिए, आर्टिकल 348 किससे रिलेटेड है, आपका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 349 है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने की विशेषता, विशेष प्रक्रिया, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 350 में है शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। फिर इसमें लिखा है 351 हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है आर्टिकल 348(2) के अनुसार क्या है, राज्य का जो राज्यपाल है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से कह के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में हिंदी के लिए कह सकता है। अच्छा, फिर इसने कहा कि आर्टिकल 348(3) के अनुसार क्या है, इस तरह का नियम जो है विधानसभा भी विधेयक, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश, आदेश आदि के संदर्भ में कर सकती है, परंतु सभी का इंग्लिश अनुवाद जो है अनिवार्यतः प्रकाशित करना, मतलब ऐसा विधानसभा भी कानून वानून लाके कर सकती है कि आप हिंदी का यूज कर लो, लेकिन हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी होनी चाहिए। जैसे ये हिंदी में लिखा है उसके साथ इंग्लिश में भी ये पूरा पैराग्राफ लिखा होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद क्या है, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को अब 9 भाषाओं, कौन कौन सी है, 9 भाषाओं में उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यानी कि अब सिर्फ इंग्लिश नहीं यूज हो रही है, इंग्लिश के साथ भी 9 भाषाओं में सारी चीजें आ रही हैं। जैसे कौन कौन सी ये भाषा, हिंदी में भी आ रही है, असमिया में, बंगाली, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो गैस ये 9 भाषाएं इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। भाषा संबंधी विशेष निर्देश की बात करते हैं, आर्टिकल 350, 350 क, ख और 351, ठीक है। आर्टिकल 350 देखिए, आर्टिकल 350 ये हो गई, 350 ये और ये वाले चारों, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा शिकायत जो भी आप लिख रहे हैं किस भाषा में, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षण के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी, फिर है आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखा ये जो 4 आर्टिकल हैं इनके अंतर्गत भाषा से संबंधित विशेष क्या है, निर्देश दिए गए हैं, जिसके माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का की रक्षा होगी। हिंदी भाषा मातृभाषा में शिक्षा संबंधी उपबंध किए गए हैं, यानी हिंदी भाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि अगर आप तेलुगु लाइक आप तमिलनाडु में है तो तमिल में, आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु में, ऐसे। अब कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन मतलब कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो प्राचीन साहित्यिक परंपरा के साथ है, ठीक है। उनको बचाने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए हमने उन भाषाओं को क्या भाषा का दर्जा दे दिया है, शास्त्रीय भाषा।
यानी कि अब इसने कहा शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मानदंड, यानी कि क्या ऐसा होना चाहिए जिस वजह से हम उस भाषा को शास्त्रीय भाषा बोल देते हैं। शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में वे भाषाएं आती है जिनका लंबा इतिहास हो, पहला बहुत सालों से हो, ठीक है, स्वतंत्र व्यापारिक परंपरा, फिर मौलिक साहित्य हो, ठीक है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा मानने या घोषित करने हेतु क्या है, भारत सरकार द्वारा अग्रलिखित मानदंड, मतलब जो मानदंड होने चाहिए वो कौन से हैं, देखते हैं ये। देखिए, इसने कहा उस भाषा का कम से कम जो है 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास या लिखित ग्रंथ हो कोई, ठीक है। जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं संस्कृत की, ठीक है। दूसरा, इसने कहा कि उस भाषा का एक प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ हो, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, जिसे उस भाषा को बोलने वाले या एक बहुमूल विरासत मानते हो, ठीक है। तो उस भाषा की साहित्य, ये गाइस इंपॉर्टेंट, शास्त्रीय भाषा वाला जो पूरा है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस भाषा की क्या है, साहित्य परंपरा मौलिक हो, ना कि किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली गई हो। मौलिक मतलब वो खुद की भाषा हो, जैसे संस्कृत हमने किसी और से नहीं ली है, संस्कृत मौलिक भाषा है, ठीक है। किसी अन्य भाषा से बनी हुई भाषा संस्कृत नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं उर्दू, ठीक है गाइस, उर्दू की अगर हम बात करें तो फारसी और हिंदी हिंदी का मिक्सचर क्या है, उर्दू है, ऐसा मान लीजिए। अब देखिए, उपरोक्त मानदंड के आधार पर भारत की 6 भाषाएं, हम शास्त्रीय भाषा को दर्जा दे रखा है 6 भाषा को, कौन सी। देखिए, 2004 में हमने सबसे पहले तमिल को दिया था। तमिल कहाँ बोली जाती है गाइस, तमिल बोली जाती है भारत में तमिलनाडु में, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। संस्कृत 2005 में हमने संस्कृत को ये दर्जा दिया। तेलुगु 2008 में, ये आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली। कन्नड़ को हमने दिया है 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है। फिर मलयालम अभी हमने देखा केरल में बोली जाती है, इसे 2014 में, और 2013 में हमने इसको भी शास्त्रीय भाषा बनाया, और 2014 में उड़िया उड़ीसा में बोले वाली भाषा है। अब इसने कहा कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। कौन कौन सी है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे बनाइएगा भारत का मैप, ठीक है। भारत का मैप बना के आप क्या करिएगा कि देखिएगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा है, उसे टिक कर दीजिए। देखिए, असमिया असम में बोली जाती है, एक हो गई आपकी बांग्ला, हो गई गुजराती, हो गई, ये सब आपकी क्या है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, ठीक है। फिर हिंदी है आपकी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है। अब देखिए, इतनी हो गई, इसे 4 बार पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर और याद रखना। अब इससे ज्यादा याद रखने वाली क्या बात है वो देखते हैं। देखिए, जब 8वीं अनुसूची बनी थी ना, बचपन में, जब हमारा संविधान बना था, तब उसमें 14 भाषाएं थी, आज 22 है, ठीक है। तो अन्य भाषाएं क्या है, संविधान में संशोधन होता गया और भाषाएं जुड़ती गई, और अभी हो गई हैं 22, ठीक है। जैसे अब आप कैसे करेंगे, आप लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, कब हुआ, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी हमने, सिंधी भाषा जोड़ दी, ठीक है, पहला। अब क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, 1992 की कहानी है ये। अब हमने कौन सी भाषा जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यहाँ लिखिएगा आप कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ऐसे लिख दिएगा। फिर क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 2003 में आता है। तो कौन सी भाषा जोड़ी आपने, यहाँ लिखिएगा मैथिली, यहाँ लिखिएगा डोगरी, और यहाँ लिखिएगा बोडो संथाली, ठीक है। यहाँ हो गया बोडो, और ये हो गया संथाली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। यानी 14 पहले से थी हमारे पास, और 8 और जोड़ी तो हो गई हमारे पास टोटल 22 भाषाएं। तो गाइज, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। अब हिंदी दिवस की बात करते हैं। तो गाइस देखिए, रटना ऐसे है, आपको कैसे रटना है कि 21वां संविधान संशोधन कौन सी भाषा जोड़ी, 71 में कौन सी, और जो है 92 में कौन सी, बिल्कुल याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा है 14 सितंबर 1949 की कहानी। तो संविधान सभा के ने जो है निर्णय लिया था कि हिंदी ही जो है भारत की क्या बनेगी, राजभाषा होगी हिंदी, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, 1953 में निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अभी 14 सितंबर आप कैसे मनाते हैं हिंदी दिवस, ये कब बताया, 1953 में बताया था। चलिए, विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें, वैसे हिंदी दिवस है। अब यहाँ बात करें विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, और 2006 से प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को इसे मनाया जाता है। यानी कि
भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हमारा होता है 10 जनवरी। यानी दो डेट आपको हिंदी दिवस के लिए याद रखनी है, ये दोनों, ठीक है। ये होता है वर्ल्ड लेवल पे और ये इंडिया में मान लीजिए, ठीक है। ये तो ऐसे रख लीजिए। चलो, अब लिखा है 80, ये क्या है, 58th व संविधान संशोधन अधिनियम 1987। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में क्या है प्रावधान किया गया। इसके द्वारा क्या है, संविधान के भाग 22 में एक अनुच्छेद यानी कि 394 का को जोड़ दिया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वो क्या हुआ, संविधान संशोधन, उसमें जो भाग 22 है ना, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 349। अच्छा, तो क्या क्या है इस आर्टिकल में, इस प्राधिकार के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। क्या, संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। अच्छा, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो इंग्लिश में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। मतलब जो भी संशोधन हो रहा है इंग्लिश में, हिंदी में भी आ जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो इंग्लिश के मूल पाठ में विहित है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में कुछ अलग अर्थ आ रहा है, हिंदी में कुछ अलग, तो इंग्लिश में जो है वही हम हिंदी में मानेंगे। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका क्या है, उपयुक्त परीक्षण करेगा। इस संबंध का इसके प्रत्येक मतलब इस संविधान का इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो कहीं कहानी कुछ नहीं है, जो चीज इंग्लिश में उसका अनुवाद हिंदी में करिए संविधान में, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट जैसा। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 देखते हैं क्या है, ये धारा 3 क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं वो मैं पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि छोड़ूंगी मैं नहीं, पढ़ूंगी मैं है, ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा अभी। देखिए, अभी हम धारा 3, ये भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, देखिए, मैं यूपीएससी के बारे में नहीं बोली गई, इसमें पीसीएस से रिलेटेड बात करती हूँ हमेशा, ठीक है। दोनों का जो लेवल होता है ना पेपर का, वो दोनों का अलग होता है। तो भाई मैं, अगर मुझे पीसीएस निकालना है तो मैं यूपीएससी के लेवल तक क्यों पहुंचूंगी, ठीक है, मैं पीसीएस के लेवल तक ही रहूंगी। अगर मुझे एसएससी निकालना है तो मैं पीसीएस के लेवल तक क्यों पहुंचू, नहीं, मैं एसएससी तक ही रहूंगी, ठीक है। ये अब आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर मुझे बैंक निकालना है तो मैं क्यों पढ़ूं, ये बकवास नहीं पढ़ूंगी, उसका अलग हिसाब किताब चलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें देखिए बुक यूपीएससी की है, लेकिन हाँ एक चीज है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ कमी नहीं मिलेगी इस बुक में, ठीक है। तो मतलब पीसीएस के लिए ये बेस्ट बुक मानी जाती है। जो मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, वो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, इसमें लिखा है धारा 3 के लिखा है, संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग किए जाने वाली अंग्रेजी भाषा का रहना। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कहती है कि अंग्रेजी भाषा रहेगी। उपधारा 3 में क्या है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के निम्नलिखित दस्तावेज जैसे संकल्प, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अन्य प्रतिवेदन, प्रेस की विज्ञप्तियां, केंद्र सरकार और किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा या किसी निगम कंपनी द्वारा निकाले या जारी किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। अब जो है संसद के सदन के समक्ष रखे गए प्रशासकीय प्रतिवेदन और राजकीय पत्रों के लिए, ये है उपधारा 3 में, ठीक है। अब इसने कहा केंद्र सरकार उसके किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से केंद्र सरकार के स्वामित्व में किसी निगम कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं, करारों के लिए निकाली गई अनुज्ञप्तियों यानी कि लाइसेंस हो गया आपका, परमिट हो गया आपकी, सूचनाओं के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग में लाया जाना, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे आप यहाँ पे भी। फिर उसके बाद गई क्या है यहाँ पे नोट है, संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय वही याचिका को सुनता है जो इंग्लिश में हो। ये एक प्रॉब्लम है जिसे अभी तक सॉल्व किया नहीं गया, हो जाएगी शायद। मतलब उच्चतम न्यायालय इंग्लिश में सुन रहा है सब कुछ,
हिंदी में हो। इसमें लिखा है राजभाषा नियम 1976, इसके अंतर्गत मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इसके अंतर्गत संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम हैं जो निम्नलिखित शीर्षकों के तहत प्रावधान करते हैं। पहला, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इस नियम का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी। ठीक है, अब परिभाषाएं देखिए। इस अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बताऊं तो परिभाषा इस अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 स्वीकृत है। केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय कर्मचारी से केंद्र सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति स्वीकृत है। छोड़ो, ये पूरा का पूरा बकवास था। देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि। राज्य केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार जो हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है केंद्र सरकार के कार्यालय के क्षेत्र का, ठीक है, में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय को पत्राचार सामान्यतः हिंदी भाषा में होगा। ठीक है, यदि कोई पत्रादि इंग्लिश में भेजे जाता है तो उसके साथ हिंदी में उसका अनुवाद भी होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच जो पत्राचार हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो इसे केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच जो भी पत्राचार पत्रादि हो रहा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए। ठीक है, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर, मतलब हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग। तो इसमें लिखा है धारा 3, अधिनियम की धारा 3 की जो उपधारा 3 में दिए गए सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग हो जाएगा, जो अभी हमने पहले पढ़ा। आवेदन अभ्यावेदन आदि, कोई कर्मचारी आवेदन अपील अभ्यावेदन दोनों में कर सकता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना। देखिए, कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या इंग्लिश में लिख सकता है। इससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी इसने कहा हिंदी में भी लिख सकता है या इंग्लिश में भी लिख सकता है, मतलब या तो हिंदी में लिख लो चाहे हिंदी इंग्लिश में लिख लो। अब ये मत कहना कि भैया इंग्लिश में लिखा है तो इसका अनुवाद हिंदी में करके ही दो, नहीं। अगर हिंदी में प्रवीणता, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा स्नातक या इसके समतुल्य किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त की है। ठीक है, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी में से 80% ने हिंदी या ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसे समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये तो बकवास है भाई। मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि। देखिए, केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, अनुवाद का उत्तरदायित्व, मतलब अनुपालन का उत्तरदायित्व, मतलब केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त या प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे। केंद्र सरकार अधिनियम और इस नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए कर्मचारी कार्यालय के समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। चलो, तो ये कहानी होगी यहाँ पे खत्म। इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं कि आप उसके लिए ज्यादा परेशान हो। ठीक है गाइस, चलो दोस्तों, फिर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ओके, जिससे इसकी संख्या बढ़ के 22 हो गई। तो सबसे लास्ट में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें 4 भाषाएं जोड़ दी गई और टोटल जो भाषाएं हो गई 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी अभी फिलहाल है 22। ठीक है, तो वैसे अभी कितनी है 22।
फिर इसमें लिखा भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो इसमें सामान्य बहुमत से ही हो जाता है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी, डोगरी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है आपका? राजस्थानी नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? किस अनुच्छेद में? तो कैसे ये हो गया आपका आर्टिकल 345। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे तो 70 वाले संविधान संशोधन अधिनियम से 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो कौन कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? कई नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार से चलिए करते हैं। गुजराती, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, इसमें से इसमें कहा कि कौन सी उपरोक्त में से किसको सरकार ने क्लासिकीय भाषा घोषित किया है? क्लासिकीय भाषा इसमें से किसको घोषित किया है? तो देखिए एक तो हमारी कन्नड़, कन्नड़ को किया और तेलुगु दोनों को ही किया। ठीक है, अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? ठीक है, तो देखिए सिंधी पहले से थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी। अब यहाँ पे कौन सी जोड़ेगी? कोंकणी। कोंकणी को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो फिर इसके निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है ये बताना। देखिए इसमें का राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं। तो यह अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? नहीं। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है? नहीं। बोडो आंदोलन की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयोग है? कौन सा? आर्टिकल 350 क हमने पढ़ा था उसका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? ठीक है, तो वे इन सब में कौन सी जोड़ी गई है? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली। ठीक है, आंसर है हमारा संथाली। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ? पहला कब हुआ? 1955 में, और बीजी खेर की अध्यक्षता में बता। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो अच्छा, दो ही कथन है। तो इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है। संविधान भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार में व्यवस्था करे और उसे बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी भाषा के लिए के विकास की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही बातें सही है गाइस। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल 350 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ठीक, तो देखिए हमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने। ठीक है बस यही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे सारे आंसर हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई आप एक बार देख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस आईएएस के क्या ये ना इस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ ना मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि इस तरह से एक नजर आप इन क्वेश्चंस पर डाल सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपात उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। ठीक है, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे जैसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, जैसे अभी भाषाओं वाले में बहुत अच्छा चैप्टर है guys, लेकिन आधी चीज इसमें बकवास लिखी थी। मतलब मैं अब इसे बकवास करूंगी, आप इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा। बस आप ये समझिएगा कि आपको ना मेहनत करनी है, लेकिन कैसी करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हो गया कि गाइज आपको सब कुछ कुछ रटना, सब कुछ नहीं पढ़ना है। 100 लाइन लिखी है तो 100 की 100 लाइन आपको नहीं पढ़ना। मुझे पता है इसमें से 3 लाइन 30 लाइन जो है ना बकवास है, मतलब बेकार है, जो मेरे पेपर में नहीं आएगी, इसलिए मैं उसे बकवास करी। ठीक है, लेकिन जो 70 लाइन है आप इस पे ध्यान दीजिए। ये 30 के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिए। ठीक है, बस इसमें मैं उसे बकवास कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता, मुझे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बेकार है, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, उसे पढ़ के हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ। हो सकता है मेरा मेरा जो ये शब्द है वो गलत हो। ठीक है, बकवास, तो मतलब मुझे ये लगता है। ठीक है, अब मैं ये शब्द कोशिश करूंगी ना बोलूं क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, बस आप ये समझिए कि हमें क्या करनी है ना, स्मार्ट स्मार्ट स्टडी करनी है। और हमें स्टडी जब स्मार्ट करनी है यानी कि कम समय में हमें अपने काम भर का काम पूरा करना है।
यानी कि काम भर का कम समय में काम भर की चीज हमें पढ़नी है, फालतू का हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। जो यूपीएससी का है उसको यूपीएससी के लिए छोड़ दीजिए, जो पीसीएस का है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिलहाल इतना ही। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब, कैसे लिखते गए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी दृष्टि की क्विक बुक पढ़ना चाहता हो। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, अगर आप नए हैं लास्ट वीडियो भी देखिए, अगर पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। और गाइस अगर आप घटना घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की वीडियोस मिल जाएंगी एक बार। और इंडियन ज्योग्राफी की तो मैं बना ही चुकी हूँ दृष्टि आईएएस की, अभी मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी बनानी है जो कि मैं पॉलिटी खत्म होते ही स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी लाइए वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस एक चीज़ कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही बुक की वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 2 साल का है और उसको मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस एक चीज, जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है या मेरा जो टेलीग्राम पेज है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो गाइस, आप बेझिझक मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकती, व्हाट्सएप मेरा ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो हेल्प के लिए मुझे मैसेज करते हैं, कुछ भी सजेशन चाहिए होती है तो मुझे मैसेज करते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, तो आप बेझिझक मैसेज करिएगा, ये सोच के नहीं करिएगा कि मैम है रिप्लाई करेंगी नहीं, या क्या सोचेंगी क्या नहीं सोचेंगी, कुछ नहीं। आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग, जो कि है आपका आपात उबन। तब तक के लिए धन्यवाद।